सेकेंड एग्जाम्पल लिखिएगा। सपोज इन एग्जाम्पल 1, grant received is rupees 1,20,000। अगर ग्रांट आपको 1,20,000 रुपए की मिली होती, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या है हर साल का? डेप्रिसिएशन का रेशियो पहले तो हमें जानना होगा। डेप्रिसिएशन का रेशियो क्या है? 1:1:1:1:1। एसएलएम में तो हर साल का बराबर है। तो एनुअल एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, हर साल का एमोर्टाइजेशन भी बराबर होगा। कितना होगा? 1/5 इंटू 1,00,000 रुपए। बस जितना आपकी एसेट की कॉस्ट है उससे ज्यादा ग्रांट को एमोर्टाइज नहीं किया जाता। जितना ज्यादा ग्रांट होता है आपकी एसेट की कॉस्ट से भी, वो ग्रांट का हिस्सा आपकी करंट लायबिलिटी में दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो एक नोट लिखिए यहीं पे। एनी ग्रांट exceeding the cost of asset shall not be amortized. Balance sheet at फर्स्ट ईयर एंड, पहले साल के अंत में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी दिखाई देगी? मेरे पास एसेट कितने का? 1,00,000 रुपए का तो खरीदा था, डेप्रिशिएट भी तो किया है। कितना किया है? वही एग्जाम्पल 1 वाली डेप्रिसिएशन कितना किया है? 18,000। तो कितना बच गया मेरे पास एसेट? 18,000 रुपए की एसेट खरीदते हैं, डेप्रिशिएट की हो ना, तो 1,00,000 में से 18,000 हटा दीजिए, 82,000। ग्रांट, वो ग्रांट जो रिजर्व एंड सरप्लस हेड के बाद दिखाई दे रहा है, डेफर्ड ग्रांट आपका, जिसे आप धीरे धीरे पीएल में ट्रांसफर करने वाले हो, वो कितना दिखाई देगा? सिर्फ 1,00,000 रुपए के ग्रांट की अमोर्टाइजेशन होती है, वही डिफर्ड ग्रांट कहलाता है। और 1,00,000 रुपए से में भी आपने कितना अमोर्टाइज कर लिया है? 20,000 कर लिया है, बचा है 80,000। आप कहोगे ग्रांट तो कितने का मिला था? 1,20,000, 20,000 का ग्रांट और बच गया, वो कहां दिखाई दे रहा है? करंट लायबिलिटी में। आप जितने रुपए की फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, उतने रुपए के ग्रांट को ही आप डेफर्ड इनकम ग्रांट बोलते हो। मतलब जितना आप फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, उतना ही आप ग्रांट की इनकम को पीएल में रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, ये बात। हमने एसेट कितने की खरीद रखी है? 1,00,000 रुपए की, तो हम ग्रांट को डेफर्ड ग्रांट भी कितना कहेंगे? 1,00,000 रुपए तक। उसके ओवर एंड अबव जितना भी ग्रांट है वो मेरी करंट लायबिलिटी है। तो 20,000 रुपए तो सीधे सीधे करंट लायबिलिटी में आ गया। 1,00,000 रुपए के ग्रांट में से हमने 20,000 रुपए अमोर्टाइज कर दिया है, 80,000 बचा है। और मेरी फिक्स्ड एसेट 1,00,000 रुपए की, जिसमें से 18,000 डेप्रिशिएट कर गई है, तो 82,000 रुपए बचे हैं। ठीक है, अगर हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा होता 80,000 रुपए का, जैसा कि एग्जाम्पल 1 था, तो हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा था 1,00,000 रुपए का, और ग्रांट कितने का मिला था? 80,000 रुपए का। अगर हमें ग्रांट मिला हुआ है 80,000 रुपए का, तो ऐसे केस में हम पूरा ग्रांट अमोर्टाइज करेंगे। लेकिन अगर ग्रांट मेरी फिक्स्ड एसेट से एक्सीड करेगा, तो फिक्स्ड एसेट से ज्यादा हम ग्रांट को अमोर्टाइज नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात सबको? तो ऐसे में हमारी एसेट जो डेप्रिशिएट होगी ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, वो 90,000 होगी, और ग्रांट कितना अमोर्टाइज हो जाएगा? 1,00,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ एसेट के बराबर तक। उससे ज्यादा जो ग्रांट है वो 20,000 रुपए करंट लायबिलिटी में पड़ा हुआ है।
निश्चित है, आप सोच के देखिए जरा सा, अगर गवर्नमेंट आपको 1,20,000 रुपए दे रही है और आपने 1,00,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट खरीदी है, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट ने कोई एक और ऑब्लिगेशन आपके ऊपर लगा रखी होगी जो आपको फुलफिल करना होगा? बिल्कुल। जस्ट सोचिए, अगर 1,00,000 रुपए की एसेट मिलती है तो गवर्नमेंट क्या आपको 1,20,000 रुपए देगी एसेट खरीदने के लिए? अरे क्या मतलब है, 1,00,000 की एसेट है, गवर्नमेंट कह रही है लो 1,20,000 रुपए वो एसेट खरीद लो। वो एसेट अगर 1,00,000 रुपए की है तो 1,00,000 रुपए ही मिलने चाहिए थे, ठीक है। 20,000 अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा दिए हैं तो निश्चित है कोई ना कोई ऑब्लिगेशन बाद में गवर्नमेंट इंपोज करेगी, इसीलिए हमने कहां पे उसको डाल रखा है, करंट लायबिलिटी में डाल रखा है कि इससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन कभी ना कभी हमें जरूर दिखाई देगी। इसी एग्जांपल को और एक्सटेंड करते हैं, एग्जांपल 1 को। सपोज यहां पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएन की बजाय डब्ल्यूडीवी होगा। एग्जांपल 3, सपोज इन एग्जांपल 1 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज डब्ल्यूडीवी। बाकी सारी बातें एग्जांपल 1 वाली, मतलब फिक्स्ड एसेट 1,00,000 रुपए का है आपका, लाइफ 5 साल है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए है और ग्रांट आपको कितना मिला है? 80,000 रुपए का। बस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अब कितना है, कौन सा है? डब्ल्यूडीवी है। तो अब हमें यहां पे तो डेप्रिसिएशन हर साल का अलग अलग आएगा और डेप्रिसिएशन का अब जो रेशियो बनेगा हम ग्रांट को भी बिल्कुल 80,000 के उसी रेशियो में अमोर्टाइज करेंगे। डेप्रिसिएशन रेट, डब्ल्यूडीवी का डेप्रिसिएशन रेट कंप्यूट करने का फॉर्मूला बताओ। डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन रेट निकाल पाओगे? ₹1,00,000 रुपए की एसेट को 5 साल में डेप्रिशिएट कर देना है ताकि 10,000 की स्क्रैप वैल्यू बचे। किस रेट पे डेप्रिशिएट होगा? डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन रेट होता है 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट टू द पावर 1 बाई लाइफ। ये सब कुछ आपने पहले कभी ना कभी जरूर देख रखा होगा। डेप्रिसिएशन रेट आपने कंप्यूट करना कभी ना कभी जरूर सीखा होगा, एसएलएम एज वेल एज डब्ल्यूडीवी। 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट टू द पावर 1 बाई लाइफ। 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? 1,00,000 टू द पावर 1 बाई लाइफ। लाइफ कितना है? 5। तो 1 माइनस 10,000 अपॉन 1,00,000 टू द पावर 1 बाई 5, तो 1 माइनस, अब 10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 पे पावर 1 बाई 5 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जिसे नहीं आता है कैलकुलेट करना मेरे साथ साथ देखिए और कैलकुलेट कीजिए। टू दी पावर 1 बाई 5 10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 पे निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा? कैलकुलेटर पे कीजिए। 10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इज इक्वल टू, कितना आ रहा है? 0.1। 12 बार रूट दबा दीजिए, 12 टाइम्स रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ रहा है 12 बार रूट दबाने के बाद? कितना आया? हम बोल रहे हैं, बताइए। आ रहा है ऐसा 0.999438003 आ रहा है। 12 टाइम्स रूट दबाने के बाद कीजिए -1 इज इक्वल टू, हो गया। फिर पावर पे जो होगा उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ठीक है। फिर उसके बाद कीजिए +1 इज इक्वल टू, यहां पे फिर एक बार मैच करा दें आपका 0.999887601 आ रहा है। अब इसके बाद आप इनटू इज इक्वल टू मिला के 12 बार कीजिए। देखिए कैसे, इनटू इज इक्वल टू 1, इनटू इज इक्वल टू 2, इनटू इज इक्वल टू 3,
इंटू इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना आ रहा है? 0.6310 आ रहा है सबका? कर लीजिए 1 माइनस 0.6310, 1 माइनस 0.6310, 0.369, दैट इज 36.9%। 36.9% डेप्रिसिएशन का अगर रेट आप लगाओगे तो 5 सालों में आपकी 1 लाख रुपए की एसेट कितने की हो जाएगी? 10,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है, यही अगर हमें एसएलएम मेथड पे 5 साल पे डेप्रिशिएट करना हो तो 18,000 करके 5 बार डेप्रिशिएट करते तो 90,000 डेप्रिशिएट हो जाती, तो 10,000 बचती। अब आप डब्ल्यूडीवी मेथड में 36.9% डेप्रिशिएट करोगे। चेक करा देते हैं आपको, देखिए ईयर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, डेप्रिशिएशन, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। आपका जो आंसर आएगा वो 10,000 रुपए एग्जैक्ट डब्ल्यूडीवी बचे ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत 2, 4, 5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहां पे हम लोग ने पूरे फिगर्स तो लिए नहीं है, 0.6310 के बाद भी कुछ आ रहा था वो हमने इग्नोर किया, और आगे भी जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी राउंड ऑफ कैलकुलेशन करेंगे। पहले साल ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? 1 लाख। 36.9% डेप्रिशिएट करो तो कितना होगा? 36,900। ठीक है, देखिए ये कैलकुलेशन भी आपको जल्दी जल्दी सिखाएं कैलकुलेटर पे कैसे होती है, अगर एक ही वैल्यू को बार बार डेप्रिशिएट करते जाना है। कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए 1 लाख, 1 लाख इंटू 36.9%, तो 36,900 आ गया, बस इंटू 36.9% दबा दीजिए, इज इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं आ रहा है 36,900। अब उसके बाद दबाइए माइनस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, तो अपने आप 36,900 माइनस हो गया 63,100 आ रहा है आपका, बस माइनस इज इक्वल टू दबा दीजिए, तो अपने आप 36,900 जो आया है वो माइनस हो गया पुरानी फिगर से। दूसरे साल ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना? 63,100। कैलकुलेटर पे आपके क्या पहले से लिखा हुआ है? 63,100 ही है। ठीक है, इंटू कीजिए 36.9%, कितना आ रहा है? 23,284। ठीक है, अब बस कीजिए माइनस इज इक्वल टू, तो इसमें से ये माइनस हो गया अपने आप, तो ये आ गया 39,816। तीसरे साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो गई 39,816। अब इसमें कीजिए इंटू 36.9%, तो ये कितना आ रहा है? 14,692 माइनस और इज इक्वल टू दबा दीजिए, कितना आ रहा है? 25,124। चौथे साल की ये ओपनिंग हो जाएगी 25,124, इंटू कर रहे हैं 36.9%, तो ये हो रहा है 9271 माइनस इज इक्वल टू दबाइए, तो आ रहा है 15,853। पांचवें साल 15,853, ये आएगा 5,853 लेस हो जाएगा तो 10,000। 15,853 इंटू 36.9%, ये 5,849 5,850 आ रहा है कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो 2-3 रुपए का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग राउंड फिगर को हर जगह ले रहे हैं। तो नियरली इट इज 5,853, 10,000 रुपए की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बच गई। तो आपको चेक करा रहे थे कि ये रेट ठीक आया है कि नहीं, 36.9%। तो 36.9% डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन रेट होगा, तो मेरी 1 लाख रुपए की एसेट 5 साल बाद कितने की हो जाएगी? 10,000 रुपए की। देखिए कौन बता पाता है एक बात, इस डेप्रिसिएशन की जोड़ लगाएंगे कितना आएगा बिना कैलकुलेटर के? ये पूरे डेप्रिसिएशन की जोड़ लगाओगे कितना आएगा? बिना कैलकुलेटर के जोड़ो
अरे अरे 90,000 आएगा। 1 लाख की एसेट डेप्रिशिएट होके 10,000 बची है तो कितना होगा डेप्रिसिएशन 5 साल में? 90,000। कैलकुलेटर चाहिए क्या इसके लिए? शर्म नहीं आई जोड़ने से पहले? 1 लाख की एसेट 5 साल बाद 10,000 हो रहा है, 90,000 आपने डेप्रिशिएट कर रखा है। अब रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है आपका? ये रहा रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले साल हम कितना एमोटाइज करेंगे? पहले साल हम एमोटाइज करेंगे 36,900 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 80,000। दूसरे साल कितना एमोटाइज करेंगे? 23,284 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 80,000। थर्ड ईयर कितना एमोटाइज करेंगे? 14,692 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 80,000। 80,000 रुपए के ग्रांट को हम एमोटाइज कर रहे हैं रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो चलिए लिखते हैं अब इसके बाद एमोटाइजेशन कितनी हो रही है हर साल की। एनुअल amortization of grant। फर्स्ट ईयर का बताइए एनुअल एमोर्टाइजेशन कितना होगा? 36,900 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू कर दीजिए 80,000। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम कहेंगे ग्रांट आपको मिली थी 1,10,000, तो यहां पे कितना मल्टीप्लाई होता? अगर हम कहेंगे ग्रांट आपको मिली थी 1,10,000 तो यहां कितना मल्टीप्लाई होता 80,000 की जगह पे? 1,00,000 रुपए। ग्रांट आप एमोटाइज कितना करते हो? फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट जितना। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट 1,00,000 है तो यहां पे 1,00,000 रुपए ही आप एमोटाइज कर रहे होते। दूसरे साल की एमोटाइजेशन सेकेंड ईयर ये होगा 23,284 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 80,000। तीसरे साल कितना होगा? थर्ड ईयर 14,692 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 80,000। फोर्थ ईयर 9,271 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 80,000। फिफ्थ ईयर 5,853 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 80,000। बताइए कितना आ रहा है? हाँ 32,800 32,800 20,697 13,300 8,240 5,203। आ रहा है सबका? अच्छा बताओ, बिना जोड़े बताओ, अगर इन सब की जोड़ लगा दे तो कितना आएगा? ये पूरे की जोड़ लगा दे कितना आएगा? 80,000। 80,000 रुपए का ग्रांट एमोटाइज कर रहे हो आप, 80,000 रुपए इसकी जोड़ है। ठीक है, ये आपका 80,000 रुपए का ग्रांट एमोटाइज हो गया। ठीक है, ये बात एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप सॉल्व करके दिखाइए इसे। आपको बताना है एनुअल एमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट कितनी होगी। एग्जाम्पल 4, कॉस्ट ऑफ एसेट 75,000, स्क्रैप वैल्यू 12,500, लाइफ 6 ईयर, ग्रांट रिसीव्ड 70,000,
मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, कौन सा मेथड दें आपको? एसएलएम दे दें, डब्ल्यूडीवी दे दें? हाँ, एसएलएम दे दें, डब्ल्यूडीवी। अप्लाई एडिटिव अप्रोच एंड कैलकुलेट annual amortization of grant। डेप्रिसिएशन का रेट निकला कि नहीं? कितना निकला? हाँ, 25.8 आ रहा है सबका। चलिए ठीक है, आगे कीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट, डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन रेट, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट टू द पावर 1 बाई लाइफ, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 12,500। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 75,000। और लाइफ कितनी है? 6 साल। 1 माइनस ये कितना आ रहा है? 0.7418। कितना हो गया? 25.8। 25.82 ना होना चाहिए? हाँ, 25.82%। ईयर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। निकाल लीजिए पांचों साल का डेप्रिसिएशन। 1 2 3 4 5 6, 6 साल। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इज 75,000। जब बताइए छठवें साल की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आनी चाहिए? छठवें साल की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आनी चाहिए? स्क्रैप वैल्यू जितनी, 12,500। 12,500 आपका यहां पे बचना चाहिए। डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कीजिए। पहले साल का डेप्रिसिएशन 75,000 इंटू 25.82% कितना आ रहा है? 19,365 माइनस इज इक्वल टू ये आ रहा है 55,635। फिर उसके बाद 55,635 इंटू 25.82%, ये आ गया 14,365 माइनस इज इक्वल टू 41,270। तीसरे साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो गई 41,270 इंटू 25.82%, ये हो गया 10,656 माइनस इज इक्वल टू 30,614 रुपए इंटू 25.82%। चौथे साल का डेप्रिसिएशन कितना? 7,905 माइनस इज इक्वल टू ये आ रहा है 22,709। देन 22,709 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे इंटू 25.82%। दिस विल गिव यू 5,864 माइनस इज इक्वल टू
ये आ रहा है आपका 16,845। फिर 16,845 16,845 इंटू 25.82%, ये आ रहा है 4349। लेकिन एग्जैक्ट फिगर कितनी आएगी हमारी? एग्जैक्ट फिगर कितनी आएगी? 16,845 16,845 माइनस 12,500 43,45। ये बैलेंसिंग फिगर से लास्ट ईयर वाला रख दिया है, क्योंकि 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहां पे कर रहे हो तो ये आ रहा है 4349, 4349। 4 रुपए का अंतर इसलिए है क्योंकि हम लोग ने हर जगह राउंड फिगर ली है। तो ये आपकी डेप्रीशिएशन कुल मिला के कितनी आ रही है होगी? ओपनिंग WDV में से क्लोजिंग WDV हटा दीजिए, इतनी आ रही है। कितना हो गया ये फिर? 62,500 62,500 रुपया। अब जो डेप्रीशिएशन का रेशियो है, इसी रेशियो में आप ग्रांट को एमोर्टाइज कर दीजिए। एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट। फर्स्ट ईयर 19,365 डिवाइडेड बाई 62,500 इंटू ग्रांट कितने का है? 70,000। 70,000 रुपए पूरा एमोर्टाइज किया जाएगा कि कम एमोर्टाइज करेंगे? 70,000 पूरा करेंगे। एक एसेट हमने कितने की खरीदी है? 75,000 रुपया, तो 70,000 रुपया पूरा एमोर्टाइज होगा। सेकेंड ईयर एमोर्टाइजेशन होगा 14,365 डिवाइडेड बाई 62,500 इंटू 70,000। थर्ड ईयर 10,656 डिवाइडेड बाई 62,500 इंटू 70,000। फोर्थ ईयर 7,905 डिवाइडेड बाई 62,500 इंटू 70,000। फिफ्थ ईयर 5,864 डिवाइडेड बाई 62,500 इंटू 70,000। सिक्स्थ ईयर 4,345 डिवाइडेड बाई 62,500 इंटू 70,000। बताइए कितना आ रहा है? 21,689, 16,089, 11,935, 8,854, 6,568, 4,866। कितने रुपए का ग्रांट एमोर्टाइज हो गया? ये कितने रुपए का ग्रांट एमोर्टाइज हो गया? 70,000 का। आप एक बार चेक भी कर लिया करिए, हो सकता है कभी कभी राउंड फिगर करने में 1 आध रुपए बढ़ गया हो, तो अगर ऐसा हो तो तुरंत रेक्टिफाई कर लीजिए, कहीं भी 1 रुपए कम कर दीजिएगा अगर ऐसा हो कि कहीं बढ़ गया है आपका।
देख लीजिए 9 9 18 18 5 23 4 27 30 35 6 41 1 रुपए बढ़ रहा है ये, हमें लग रहा है। चेक कीजिए, ये जो जोड़ आ रही है हमें लगता है ये 70,001 रुपए है ना ऐसा। तो एक जगह कहीं राउंडिंग ऑफ जहां पे भी हुई है उसमें से किसी एक जगह पे कम कराइए 1 रुपए। कौन सा कर ले? कोई भी राउंडिंग ऑफ बहुत सारी फिगर हुई होगी ना, कोई भी एक फिगर को, कौन सा? ये 65 कर ले। ठीक है, ये बताइए एज फार एज जनरल एंट्री इज कंसर्न उसमें कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जब अब इसके लिए जनरल एंट्री बताओ क्या क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए। जनरल एंट्री, पहली एंट्री जब आएगा ग्रांट कितने रुपए का? 70,000 रुपए का। एंट्री बैंक डेबिट टू ग्रांट 70,000 रुपए। दूसरा एसेट खरीदा आपने कितने का? 75,000 का। एंट्री बोलिए। एसेट डेबिट टू बैंक 75,000। फिर एसेट पे डेप्रीशिएशन लगेगी। एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन डेबिट टू एसेट कितने की? पहले साल का डेप्रीशिएशन 19,365 रुपया। पहले साल का डेप्रीशिएशन 19,365 रुपया। ठीक है, डेप्रीशिएशन डेबिट टू एसेट 19,365 और पीएल में फिर डेबिट कर देंगे ये डेप्रीशिएशन। पीएल डेबिट टू डेप्रीशिएशन 19,365 और फिर ग्रांट को एमोर्टाइज करके पीएल को क्रेडिट कर देंगे। ग्रांट डेबिट टू पीएल कितने रुपए से? ग्रांट डेबिट टू पीएल 21,689 रुपए से। ठीक है, अब फिर आगे की डेप्रीशिएशन की एंट्री और ग्रांट एमोर्टाइजेशन की एंट्री हर साल उस फिगर से बनती जाएगी जो आपने कैलकुलेट किया है। क्लियर है बात आपको? एक बार फिर से ये कैलकुलेशन दिखाते हैं जिसको ये कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा है 5.82%, ये एक बार फिर से देख ले। देखिए ये कैलकुलेशन कैसे हुई है। अगर किसी भी चीज पे पावर आपको 1/6, 1/7, 1/8 निकालना हो तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर किसी भी चीज पे पावर 1/2 होता है तब तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, एक बार रूट दबा दीजिए। ठीक है, किसी भी चीज पे पावर 1/4 है तो क्या करना होगा? 2 बार रूट दबा दीजिए। यहां पे 1/4 का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2, 2 बार रूट का साइन दबा दीजिएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी चीज पे पावर 1/8 होगा तब क्या कीजिएगा आप? तो आप 3 बार रूट दबाइएगा। 1/8 का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो देखिए अगर 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, फिर 1/16 है, फिर 1/32 है, फिर 1/64 है, तो आप उतनी बार रूट दबाते हुए काम चला सकते हो। 1/16 होगा तो क्या बार रूट दबाएंगे? 4 बार। 1/32 होगा तो 5 बार। 1/64 होगा तो 6 बार। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी अगर कोई फिगर निकालनी हो जैसे 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, तो ये सब कुछ कैसे निकलेगा? जो भी फिगर है आपकी, जैसे 12,500 डिवाइडेड बाई 75,000 पे पावर 1/6, तो कैलकुलेटर पे कीजिए 12,500 डिवाइडेड बाई 75,000 इज इक्वल टू। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? 12 बार रूट का साइन दबा दीजिए। ठीक है, आ रहा है 0.16666 लास्ट तक। 12 बार रूट दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार रूट दबाने के बाद आ रहा है 999562653। ठीक है, 12 टाइम्स रूट दबाने के बाद कीजिए -1 इज इक्वल टू, फिर जितना पावर में होता है उससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब आपको 12 बार रूट दबाना ही है, -1 इज इक्वल टू करना ही है, फिर जो पावर में है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, फिर +1 इज इक्वल टू हर केस में करना होगा। +1 इज इक्वल टू, ये आता है आपका +1 इज इक्वल टू करने के बाद 4 टाइम्स 9 27109 आ रहा है। हाँ तुमसे पूछ रहे हैं, आ रहा है? ठीक है, 4 बार 9 है 27109। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? इंटू इज इक्वल टू मिला के 12 बार। इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार इंटू इज इक्वल टू करने के बाद आ रहा है 0.7418। ठीक है ये बात?
तो 0.7418 ये आ गया आपका 25.82%। जब 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2582 यानी कि 25.82%। बस एक बार आप हमें WDV डेप्रिसिएशन रेट कंप्यूट करके दिखा दीजिए। करिए एग्जाम्पल 5, कंप्यूट WDV डेप्रिसिएशन रेट। क्योंकि आप अगर डेप्रिसिएशन रेट कंप्यूट कर लेते हो तो तुरंत आप डेप्रिसिएशन भी निकाल दोगे और उसके बाद एमोर्टाइजेशन भी कर दोगे। बस डेप्रिसिएशन रेट निकाल दीजिए। कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू निल, लाइफ 8 साल, बस हो गया। WDV डेप्रिसिएशन रेट निकालिए। क्या हो गया? स्क्रैप वैल्यू नील का मतलब 8 साल में पूरा डेप्रिशिएट कर जाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। WDV डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट टू द पावर 1 बाई लाइफ, यानी 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे पावर 1 बाई 8। कोई तकलीफ हो रही है क्या इसको निकालने में? हाँ, तकलीफ तो हो रही होगी। 0 जैसे ही लिख रहे होंगे सब चीज 0 हो जा रहा होगा, कुछ बच ही नहीं रहा होगा। ये पूरा 0 हो गया, 1 माइनस 0 गई है, 1 बच गया जा रहा है। जब ये बताइए, आप जो अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे हमेशा। WDV की आपको 10,000 बोल रहे थे, 10,000 आ रही थी? नहीं, 10,003 आ जा रही थी, कभी 10,004 आ जा रही थी, लेकिन फिर भी आप उसको 10,000 मान ले रहे थे कि नहीं? मान ले रहे थे। तो अगर हम स्क्रैप वैल्यू को 0 बोल देते हैं तो क्या आपको 1 मान लेने में कोई ज्यादा तकलीफ होगी? अरे 10,000 को 10,003 और 10,004, 10,005 मान सकते हो, तो 0 को 1 नहीं मान सकते हो। अरे 0 रखोगे तो सारी फिगर 0 हो जाएगी, इसलिए कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। जो कहते हैं नहीं सर हम बड़ी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो उनके लिए भी रास्ता है। देखो 0.00001 इतना रख लो। अरे आप पॉइंट की फिगर को तो 1 कर ही देते थे, ठीक है, लो इतना लिख देते हैं, अब तो कोई तकलीफ नहीं है। ये 0 के बराबर है कि नहीं लगभग? चलो, तो कुछ भी रख के आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब 0 स्क्रैप वैल्यू दी होती है तो आप 1 रुपए की स्क्रैप वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे कुछ बदलेगा नहीं, आपका आंसर वही आएगा। टू दी पावर 1 बाई 8 के लिए क्या करना होगा? 3 बार रूट दबा दीजिए, बस कितना आ रहा है? 3 बार रूट दबाइए, 1 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 3 बार रूट दबा दीजिए। 0.237, एक और बोलो डिजिट 1। अब कितना आ गया? घटा दो, 76.29%। ठीक है ये बात? तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है एक बार समराइज करके यहां तक लाएं, फिर आगे बढ़े। देखिए आपने क्या क्या पढ़ा। हम लोग पढ़ रहे हैं AS 12 दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट का मतलब समझे थे। गवर्नमेंट का मतलब क्या क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल बॉडीज एज वेल एज इंटरनेशनल बॉडीज। उसके बाद ग्रांट का मतलब हम लोग समझे, ग्रांट का मतलब होता है असिस्टेंस, कैश में हो, काइंड में हो, लेकिन जिसकी वैल्यू प्लेस की जा सके। ग्रांट 5 तरीके के होते हैं, ग्रांट एज इनकम, ग्रांट फॉर एक्सपेंस, ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट। आपने ये 3 अकाउंटिंग सीख ली है। ग्रांट एज इनकम जैसे ही आता है PL में डाल दिया जाता है। ग्रांट एज एक्सपेंस को लायबिलिटी मान लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम खर्चा करते जाते हैं वैसे वैसे हम ग्रांट को भी इनकम बनाते जाते हैं। अगर आपको 10 लाख रुपए का ग्रांट एज एक्सपेंस मिलता है, 2 लाख रुपए आप खर्च करोगे तो 2 लाख रुपए ग्रांट को भी कम करके कहां डाल दोगे? PL में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। तीसरे किस्म का ग्रांट है ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट। इसके 2 अप्रोचेस होते हैं, डिडक्टिव अप्रोच, एडिटिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में आप एसेट की कॉस्ट को ग्रांट से कम कर देते हो और ऐसे में एसेट पे डेप्रिसिएशन कम चार्ज होने लग जाता है।
और कम चार्ज अगर डेप्रिसिएशन का किया जाता है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाता है, यानी ग्रांट की इनकम रिकॉग्नाइज हो गई इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। एडिटिव अप्रोच ये कहता है कि एसेट की कॉस्ट जो है वो वैसे ही रहेगी और ग्रांट को हम अलग से क्या मानेंगे, डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज किया जाएगा, बिल्कुल उसी रेशियो में ग्रांट को पीएल में एमोर्टाइज किया जाएगा और पीएल को क्रेडिट किया जाएगा। इतना आपने पढ़ा। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, फोर्थ ग्रांट कौन सी, हां, ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लिखिए, फोर्थ ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। Grant received for non-depreciable asset is credited to capital reserve। इसकी अकाउंटिंग करने में तो मजा आ जाता है, बस आपको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो आप एंट्री करोगे बैंक डेबिट टू ग्रांट और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, ग्रांट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पांचवा, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट। आपको याद कैसे रहेगा उसके लिए लिख देते हैं, फॉर इस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। Grant received as promoters contribution is credited to capital reserve। ये ग्रांट भी आप सीधे सीधे क्या करते हो, कैपिटलाइज कर देते हो। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए अगर ग्रांट मिलती है तो वो भी कैपिटलाइज हो जाती है, कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट भी कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो पीएल को कौन कौन से ग्रांट आपके अफेक्ट करते हैं, एक तो ग्रांट एज इनकम जो सीधे सीधे इनकम है, ग्रांट एज एक्सपेंस खर्चे के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है ले जाके पीएल में, और तीसरा ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट। क्या ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट भी पीएल को इफेक्ट करता है? हाँ करता है, इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन और या फिर एज डेफर्ड इनकम। वो इन बोथ द अप्रोचेस, डिडक्टिव अप्रोच एज वेल एज एडिटिव अप्रोच, वो मेरे पीएल को इफेक्ट करता है। तो 3 ग्रांट मेरे पीएल को इफेक्ट करते हैं और ये 2 ग्रांट सीधे सीधे मेरी बैलेंस शीट में जाते हैं। अगेन इसके लिए भी वही एंट्री होती है, रिपीट कर लीजिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, और दूसरी बात ग्रांट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हम लोग इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम लोग अभी आज की क्लास में सिर्फ इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओवरव्यू देख रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टैंडर्ड में क्या बातें कही गई हैं इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आगे की बात करते हैं इसमें। ये जो ग्रांट अगर आपको मिले हैं तो ये आपको कभी कभी वापस भी करने पड़ जाते हैं। अगर ये ग्रांट वापस करने पड़ते हैं तो अकाउंटिंग क्या होती है, अब वो सीखने जा रहे हैं। तो अभी जब ग्रांट मिलता है तो क्या अकाउंटिंग होती है वो आपने सीखी, और ये ग्रांट कभी कभी नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन की वजह से वापस भी करनी पड़ती है। कौन कौन सी ग्रांट नॉन कंप्लायंस की वजह से वापस करनी पड़ती होगी, पहले हम लोग सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ग्रांट कौन कौन सी होती है?
एक तो ग्रांट एज इनकम वाली, दूसरी एक्सपेंस वाली, तीसरी फिक्स्ड एसेट वाली, चौथी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट वाली, फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली। ये सारी ग्रांट है। अब आप हमें बताइए, ग्रांट एज इनकम क्या कभी वापस करने की नौबत आ सकती है? नहीं। ग्रांट के साथ कोई ऑब्लिगेशन, इस ग्रांट के साथ कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ये तो अवार्ड होता है, रिवार्ड की तरह मिलता है। ठीक है, हमने पहले ही कुछ ऐसा कर रखा है जिससे देश बहुत खुश हुआ है, सरकार बहुत खुश हुई है, या कोई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत खुश हुआ है और हमें अवार्ड मनी दे रहा है, इसे वापस करने की नौबत कभी नहीं आती है। तो ग्रांट एज इनकम का रिवर्सल होता ही नहीं है। ठीक है, ग्रांट एज एक्सपेंस, क्या इसे वापस करने की नौबत आ सकती है? सोचो, सरकार ने हमको 10 लाख रुपए दिए कि अपने इंप्लॉय की ट्रेनिंग करा दीजिए, क्या ये पैसा सरकार हमसे वापस मांग सकती है? हां। कारण क्या क्या हो सकता है? पहली बात, हम लेके पैसा बैठे खर्च ही नहीं कर रहे हैं, इंप्लॉय को ट्रेनिंग ही नहीं दिला रहे। अरे इंप्लॉय को ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी इंप्लॉय को रोकना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कब रोके उनको, कब मशीनें बंद करें और उनको ट्रेनिंग दिलाए। हम लगातार काम कराए जा रहे हैं, 3 साल हो गए, अभी तक हमने ट्रेनिंग नहीं दिलाई। सरकार कह रही है 10 लाख रुपए लेके 3 साल से अपने पास रखे हुए हो, ट्रेनिंग भी नहीं कराते हो, पैसा वापस दो। ठीक है, या फिर हमने खर्च तो किए लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे कहा था वैसे नहीं किए। हमने अपने जो टॉप ऑफिशियल्स हैं हमारी कंपनी के, टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले, उनको टैक्स सेमिनार में दिल्ली भेज दिया। हमने 10 लाख रुपए खर्चा कैसे कर दिया? वर्कर को ट्रेनिंग देनी थी, किस बात की? प्रोडक्शन ऑफ टी की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और हमने अपने जो टॉप ऑफिशियल्स हैं टैक्स डिपार्टमेंट के, उनको इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ सेमिनार्स हो रहे थे दिल्ली में, मुंबई में, वहां पे भेज दिया और सारा पैसा खर्च कर दिया। जब बताइए, क्या सरकार हमसे वो पैसा वापस मांगेगी कि नहीं? बिल्कुल मांगेगी। उसने हमें इस बात के लिए थोड़ी ना पैसे दिए थे कि आप जाइए टैक्स का सेमिनार अटेंड कीजिए, टैक्स प्लानिंग सीखिए और गवर्नमेंट का टैक्स भी कम दीजिए। ये करने के लिए गवर्नमेंट ने नहीं 10 लाख रुपए दिए थे। गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए इसलिए दिए थे ताकि हम अपने वर्कर को ट्रेन कर सके और उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सके, टी की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज ला सके। ठीक है, तो ग्रांट एज एक्सपेंस 2 कारणों से वापस करने की नौबत आ सकती है। पहला, आपने खर्च ही नहीं किया, दूसरा, आपने खर्च किया लेकिन वैसे खर्च नहीं किया जैसे खर्च करना था। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का ग्रांट कभी वापस करने की नौबत आती होगी? सोचो, गवर्नमेंट ने कहा लो फिक्स्ड एसेट खरीदो, हमने खरीद भी लिया फिक्स्ड एसेट, गवर्नमेंट कह रही है लो ग्रांट वापस करो। गवर्नमेंट ने हमें 8 लाख रुपए दिए, कहा मशीनरी खरीद लो, हमने खरीद ली 10 लाख रुपए की मशीन। ठीक है, और अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हमारे तो 8 लाख रुपए वापस करो। क्या ऐसा हो सकता है? हां, हो सकता है। कह रहे हो क्यों हो सकता है? बताओ क्यों कहेगी गवर्नमेंट वापस करो? पता है गवर्नमेंट हमें मशीन क्यों खरीदने को कही थी? क्योंकि हम एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, ठीक है, या हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं। गवर्नमेंट को पता चलता है हम उस मशीन से प्रोडक्ट बना रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं, देश के लिए 1 रुपया का फॉरेन एक्सचेंज नहीं ला रहे। गवर्नमेंट कह रही है मशीन के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था मेरा और वो ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। अब गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है? कह रही है जो पैसा हमने ग्रांट के रूप में आपको दिया था वो वापस कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें मशीनरी दी थी ताकि हम डोमेस्टिक एलपीजी गैस बनाएं। ठीक है, गैस सिलेंडर के भाव खूब बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर बनाने वाली कंपनी अगर सामने आएगी तो हम उनके फिक्स्ड एसेट में फाइनेंस करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? एलपीजी गैस सिलेंडर बनाने के नाम पे मशीनरी तो ले ली और अब हम क्या कर रहे हैं? उससे कॉमर्शियल गैस बना रहे हैं और इंडिया के बाहर दे रहे हैं। बताइए, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ जिसलिए गवर्नमेंट ने मेरी इंडस्ट्री लगवाई थी और हमें फिक्स्ड एसेट के लिए पैसा दिया था? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो ये था कि ये एलपीजी प्रोड्यूस करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में एलपीजी का रेट कंट्रोल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन हमने तो ऐसा किया नहीं। गवर्नमेंट हमसे कहेगी कि आपको जो पैसे फिक्स्ड एसेट के लिए दिए गए थे वो आप हमें वापस कर दीजिए। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट, क्या ये ग्रांट वापस करने की नौबत आ सकती है? गवर्नमेंट ने कहा था बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, हमने बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाई, गवर्नमेंट कह रही है चलो पैसा वापस करो। अब हो सकता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पता है, हमने बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए ले लिए। ठीक है, सारी मशीनरी और लगा के बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री चालू भी कर दी
और फिर अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी मशीनरी मुंबई में शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे अपनी इंडस्ट्री को चालू कर रहे हैं और यहां बैकवर्ड वाली एरिया वाली इंडस्ट्री को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। हमने क्या किया, अपने सारे एसेट को, सब चीज को धीरे धीरे मूव करा रहे हैं। गवर्नमेंट कहीं बैकवर्ड इंडस्ट्री में इंडस्ट्री खुलवाए इसलिए थोड़ी ना थे कि आपसे एसेट वगैरह परचेज कराए और धीरे से लेके आप दूसरे एरिया में चले जाओ। हम तो इसलिए आपको ये एसेट वगैरह परचेज कराए थे ताकि आप बैकवर्ड एरिया में काम करो और ये बैकवर्ड एरिया भी डेवलप कर जाए। लेकिन आप तो इस बैकवर्ड एरिया को अंडर डेवलप छोड़ के वापस कहां जा रहे हो, डेवलप्ड एरिया में। तो गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आपको जो पैसे दिए गए थे वो ग्रांट आप हमें वापस कर दीजिए। तो ये 4 ग्रांट आपके रिवर्स होते हैं, लेकिन ग्रांट एज इनकम की रिवर्सल नहीं होती है। तो जब रिवर्सल होती है तो क्या इफेक्ट डाला जाता है वो सीखने जा रहे हैं। हर जगह आपको क्या करना है, जो आपने अकाउंटिंग एंट्री की थी उसकी उल्टी एंट्री करनी है। जो आपने अकाउंटिंग एंट्री की थी उसी की उल्टी एंट्री रिवर्सल के केस में करनी है। जब ग्रांट आया था तो जो आपने अकाउंटिंग एंट्री की उसकी रिवर्स एंट्री कराते जाइए, अपने आप रिवर्सल की एंट्री तैयार हो जाएगी। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा अकाउंटिंग फॉर रिवर्सल ऑफ ग्रांट। अकाउंटिंग फॉर रिवर्सल ऑफ ग्रांट। पहला, ग्रांट एज इनकम, it is never reversed. ग्रांट एज इनकम रिवर्स नहीं होती। ग्रांट एज एक्सपेंस, लिखिए when grant for expense, when grant for expense received is returned back the amount of grant appearing in balance sheet is debited in case there is a shortfall. PL is debited. Grant refundable, डेबिट टू बैंक। दूसरी एंट्री होती है ग्रांट डेबिट, पीएल डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ग्रांट फॉर एक्सपेंस रिसीव्ड 5 लाख, अमाउंट एक्सपेंडेड 2 लाख, अमाउंट एक्सपेंडेड 2 लाख। Government requires you to refund
ग्रांट ऑफ ₹3 लाख। गवर्नमेंट आपसे कह रही है 3 लाख रुपए का आप ग्रांट वापस कर दीजिए, ठीक है। ये बताइए, आपको ग्रांट मिला था 5 लाख रुपए का, आपने 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया है, तो आपकी बुक्स में ग्रांट कितने का दिखाई दे रहा होगा? अगर 5 लाख रुपए का ग्रांट मिला, 2 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपके बैलेंस शीट में ग्रांट कितने का दिख रहा होगा? 3 लाख रुपए का, ठीक है। अगर आपने पूरा 5 लाख रुपए खर्च कर दिया होता तो क्या ग्रांट आपकी बुक्स में दिखता? नहीं, ग्रांट हमारा खत्म हो चुका होता, पूरा कहां चला गया होता? पीएल में क्रेडिट हो गया होता। अगर आपने 5 लाख रुपए का ग्रांट पाया, 2 लाख रुपए खर्चा किया है, तो 2 लाख रुपए का ग्रांट उठ के कहां जा चुका है? पीएल में क्रेडिट हो चुका है, और 3 लाख रुपए का ग्रांट अभी भी बैलेंस शीट में बचा हुआ है। गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि आप हमें रिफंड कर दीजिए ग्रांट 3 लाख रुपए का। आपके पास ग्रांट बचा हुआ भी कितने का है? 3 लाख रुपए का। हम एंट्री क्या करेंगे इसकी? हम एंट्री करेंगे सबसे पहले ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक 3 लाख रुपया, और दूसरी एंट्री हम डेबिट किसको करेंगे? ग्रांट को। जो 3 लाख रुपए का ग्रांट बैलेंस शीट में बचा हुआ है वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने तो सब वापस कर दिया। ग्रांट डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल 3 लाख रुपया। ठीक है ये बात। चलिए अब आप बताइए हमें, अगर मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, 5 लाख रुपए का ग्रांट मिला, 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, और गवर्नमेंट कहती है हमें 4 लाख रुपए वापस करो। ये बताओ ऐसा हो सकता है? हमें ग्रांट मिला 5 लाख, 2 लाख खर्च कर दिया, उसके बाद भी गवर्नमेंट कह रही है 4 लाख वापस कर दो। हाँ, क्योंकि पता है हमने जो 1 लाख रुपए खर्च किया है वो गवर्नमेंट जैसे कह रही थी वैसे नहीं किया था। तो गवर्नमेंट ने कहा 1 लाख रुपए का तुम्हारा खर्चा तो ठीक है, चलो वो रख लो, और 4 लाख रुपए हमको वापस कर दो। 3 लाख खर्च किए ही नहीं हो, 1 लाख मेरे हिसाब से नहीं किए हो, 4 लाख रुपए वापस कर दो। अब बताइए हम क्या करेंगे? हम 3 लाख रुपए का ग्रांट डेबिट कर देंगे जो बचा हुआ है, और 1 लाख रुपए से पीएल डेबिट कर देंगे। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल 6 था ना, ये एग्जाम्पल 6 था या 7 था, हमें याद नहीं आ रहा है। डेप्रिसिएशन रेट वाला कौन सा एग्जाम्पल था? 6 था वो, तो हाँ 5 था, 6, 7, ठीक है। सपोज in above example grant to be refunded is ₹4 लाख। 4 लाख रुपए का ग्रांट वापस करना है आपको। एंट्री क्या होगी अब? ग्रांट रिफंडेबल डेबिट 4 लाख टू बैंक 4 लाख, और दूसरी एंट्री ग्रांट डेबिट 3 लाख, पीएल डेबिट कितना? 1 लाख टू ग्रांट रिफंडेबल 4 लाख। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अगर बताइए 1 लाख रुपए का ग्रांट वापस करना होता तो क्या होता एंट्री? 1 लाख ही गवर्नमेंट कहती वापस कर दीजिए, तो ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपया। दूसरी एंट्री ग्रांट डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल 1 लाख रुपए। ठीक है, जितना ग्रांट अभी आपकी बैलेंस शीट में बचा हुआ है पहले तो आप उसे खत्म कीजिए, और अगर उसे खत्म करने के बाद और ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो आपने किया भी क्या है? पीएल को क्रेडिट कर रखा है ना, तो डेबिट कीजिए अब। ठीक है ये बात। तो ये जो 5 लाख रुपए का ग्रांट आपको मिला है, जिसमें से 3 लाख रुपए आपने खर्चा किया है, तो इसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपए आपने पीएल में ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, और 3 लाख रुपए का ग्रांट आपके पास 3 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, और 2 लाख रुपए आपने पीएल में क्रेडिट कर रखा है। तो जितना पहले पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए का ग्रांट उसे खत्म कीजिए,
और अगर उससे ज्यादा आपको ग्रांट वापस करना पड़ रहा है तो जितना आपने पीएल में क्रेडिट किया है उसको भी धीरे धीरे डेबिट कर दीजिए। अगर मान लीजिए हमें 5 लाख रुपए का ग्रांट वापस करना पड़ता तो हम एंट्री करते ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपया, ग्रांट डेबिट 3 लाख और पीएल डेबिट 2 लाख रुपया। ठीक है, ये हो गई ग्रांट फॉर एक्सपेंस की बात। तीसरी बात, अब ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट। ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग भी तो दो तरीके से होती है। तो आपने जैसी अकाउंटिंग कर रखी है रिवर्सल भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो डिडक्टिव अप्रोच का रिवर्सल एक अलग तरीके से होगा, एडिटिव अप्रोच का रिवर्सल एक अलग तरीके से होगा। तो इसमें डिडक्टिव अप्रोच का रिवर्सल, डिडक्टिव अप्रोच में आपने क्या किया था, जब आपको ग्रांट मिला था तो आपने क्या किया था, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से हमने उसे रिड्यूस कर दिया था। तो जब आपको ग्रांट वापस करना पड़ता है तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे हमें 10 लाख रुपए का एसेट खरीदा, हमने 10 लाख रुपए का एसेट खरीदा, ग्रांट मिली 8 लाख रुपए, तो एसेट की कीमत कितनी हो गई, 2 लाख रुपया। मान लो एसेट की लाइफ है 10 साल और स्क्रैप वैल्यू निल, तो हम हर साल डेप्रिशिएट अब कितना करते हैं, 2 लाख रुपए बचा है, 10 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे 20-20 हजार रुपए। 2 साल बाद गवर्नमेंट हमसे कहती है 6 लाख रुपया वापस कर दो, 8 लाख दी थी, 2 साल बाद गवर्नमेंट हमसे कह रही है 6 लाख रुपए वापस कर दो। तो 2 साल बाद मेरी पोजीशन अब क्या है, 10 लाख की एसेट खरीदे, 8 लाख उसमें से एक ग्रांट हटा दिए, 2 लाख बचा, हर साल का डेप्रिसिएशन 20-20 हजार, 2 साल में 40 हजार डेप्रिशिएट कर गया, 2 लाख में से बचा 1,60,000। तो मेरे पास बुक वैल्यू ऑफ द एसेट 1,60,000 है आफ्टर 2 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, हमने 6 लाख रुपए का ग्रांट दिया तो हम 6 लाख रुपए से एसेट की कीमत को बढ़ा देंगे। अब मेरे एसेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 7,60,000 रुपया। लाइफ कितनी बची है, 8 साल। अब 7,60,000 डिवाइडेड बाई 8 साल, इतने पे हम अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर है बात। तो देखिए क्या होता है, डिडक्टिव अप्रोच में आप एसेट की वैल्यू को कम करके डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते हो। तो हम उसका रिवर्सल कैसे करते हैं डिडक्टिव अप्रोच में, जब ग्रांट वापस करते हैं तो एसेट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं और ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आप एसेट की वैल्यू को कम करके कम डेप्रिसिएशन किए थे, तो रिवर्सल में हम एसेट की वैल्यू को बढ़ा के अधिक डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो लिखिए, अमाउंट ऑफ ग्रांट refunded shall be added to the WDV of the asset on the date of refund. Also, the depreciation shall be revised ब्रैकेट में increased over the remaining useful life of asset। आप एसेट की वैल्यू को बढ़ा दोगे और डेप्रिसिएशन को अकॉर्डिंगली उसकी बची हुई लाइफ पे बढ़ा दोगे। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। एग्जांपल 8, कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख, लाइफ 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू निल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM, ग्रांट रिसीव्ड 8 लाख,
10 लाख रुपए की एसेट है, उसकी लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू नील है, एसएलएम डेप्रिसिएशन लगेगा, ग्रांट 8 लाख रुपए की मिली है। आफ्टर 2 ईयर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल। 2 साल बाद ग्रांट रिफंडेबल हो जाता है। रिफंडेबल मतलब वापस कर दिया, कितने का? पूरा 8 लाख रुपए। हमने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया, पूरा ग्रांट वापस हो रहा है। तो क्यों गवर्नमेंट हमसे वापस ले रही है? पता है, गवर्नमेंट ने एक इंटेंशन के साथ हमें फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए पैसा दिया था, और उस फिक्स्ड एसेट के यूज से गवर्नमेंट का वो इंटेंशन फुलफिल ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है फिक्स्ड एसेट के लिए हमने जो आपको पैसे दिए थे वो हमें वापस कर दीजिए। तो गवर्नमेंट हमसे 2 साल बाद वो 8 लाख रुपए वापस मांग रही है। ठीक है, तो 2 साल बाद हमारी एंट्री क्या होगी रिफंड के समय पे, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। आफ्टर 2 इयर्स रिफंड के समय हमारी एंट्री क्या होगी। 2 साल बाद की पहले तो हमें बैलेंस शीट बनवाइए, क्या पोजीशन होगी मेरी 2 साल बाद की बैलेंस शीट। हम लोग एक बार ओरिजिनल एंट्री करते जाएं, जिस साल ये ग्रांट मिला है वहां से, मतलब हम लोग ग्रांट की रिसीविंग की अकाउंटिंग एंट्री करने जा रहे हैं, जो इसके पहले हमने पढ़ा था। जब हमें ग्रांट मिला होगा तो हमने एंट्री क्या की होगी। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्री, फर्स्ट ईयर जनरल एंट्री। बताओ, ग्रांट मिला, एंट्री क्या किया हमने? बैंक डेबिट टू ग्रांट, कितना? 8 लाख। फिर उसके बाद आपने एसेट खरीदी, एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट टू बैंक, कितना? 10 लाख रुपया। ठीक है, फिर तीसरी एंट्री डिडक्टिव अप्रोच हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। डिडक्टिव अप्रोच, एसेट की कॉस्ट से ग्रांट को खत्म कर देंगे, तो एंट्री होगी अब उसकी ग्रांट डेबिट टू एसेट, कितने से? 8 लाख रुपया। एसेट की वैल्यू बची कितनी है? 2 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन कितना होगा अब? 10 साल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, तो 2 लाख माइनस 0/10, 20,000 रुपया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट 20,000 रुपए। ये करके दिखा दे रहे हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, वो 8 लाख रुपए घटाने के बाद 2 लाख रुपए हो गई। 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर उसकी लाइफ है एसेट की। ये पहले साल हो गया। सेकेंड ईयर की जनरल एंट्री, सेकेंड ईयर की जनरल एंट्री। दूसरे साल फिर डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, कितने का? 20,000 रुपया। ठीक है, बैलेंस शीट आफ्टर 2 ईयर, एसेट कितने का दिख रहा होगा बताइए? 2 लाख रुपए में से 2 बार 20-20 हजार रुपए डिप्रिशिएट कर दिए हो, कितना दिख रहा होगा? 1,60,000। यहां लिख देते हैं 2 लाख माइनस 20,000 एक बार हुआ, माइनस 20,000 दूसरी बार हुआ, 1,60,000 रुपए एसेट दिख रहा है। 1,60,000 रुपए की एसेट बची। अब ग्रांट हमारा तीसरे साल रिफंड हो रहा है। ठीक है, अब लिखते हैं थर्ड ईयर की जनरल एंट्री, थर्ड ईयर जनरल एंट्री। तीसरे साल ग्रांट वापस कर रहे हो, एंट्री क्या होगी? ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक, कितना? 8 लाख रुपया। और एसेट की वैल्यू को अब 8 लाख रुपया से बढ़ा दीजिए, एंट्री हो जाएगी एसेट डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल, 8 लाख रुपया। ठीक है, अब बताइए इस दिन एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितना हो गया? 1,60,000 था, 8 लाख रुपया आपने और जोड़ दिया इसमें,
कितना हो गया? 9,60,000 रुपया। क्लियर है बात आपको? इसकी लाइफ कितनी बची हुई है? बैलेंस यूजफुल लाइफ बताओ। 10 साल इसकी लाइफ थी, 2 साल हो चुका, 10 साल माइनस 2 साल इज इक्वल टू 8 ईयर्स। रिवाइज डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन रिवाइज करेगा। $9,60,000 डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स कितना हो गया? 2 लाख, 1,20,000, 1,20,000। तो अब तीसरे साल से लेके 10 साल तक लगातार अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दैट वुड बी 1,20,000। यहां पे एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट 1,20,000। अगर आपने एडिटिव अप्रोच लगाया होता तो क्या होता है? जब हम एडिटिव अप्रोच लगाते हैं तो करते क्या है? एसेट की वैल्यू में कोई चेंज आता है? नहीं, एसेट अलग चलता है, ग्रांट अलग चलता है। ठीक है, तो अब ग्रांट अगर हमें वापस करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? जितनी वैल्यू का ग्रांट मेरी बैलेंस शीट में बचा है उसको डेबिट कर देंगे। अगर उससे ज्यादा वापस करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? पीएल को डेबिट कर देंगे। इसकी अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने, आगे बोलो, जैसे आपने ग्रांट एज एक्सपेंस, ग्रांट फॉर एक्सपेंस की जर्नल एंट्री की है रिवर्सल की। ठीक है, तो देखिए एडिटिव अप्रोच में फिक्स एसेट की वैल्यू पे कोई असर नहीं आता है। ग्रांट आपका अलग चलता है, फिक्स एसेट अलग चलता है। तो ग्रांट जब आपको वापस करना होगा तो बैलेंस शीट में जितना ग्रांट बचा है उसको डेबिट कर दीजिए। अगर उससे ज्यादा ग्रांट आपको वापस करना है तो आप क्या कीजिए? पीएल को डेबिट कर दीजिए। ग्रांट फॉर एक्सपेंस के जैसे ही रिवर्सल इसका भी होता है। तो फिक्स्ड एसेट का एडिटिव अप्रोच लिख रहे हैं, बी एडिटिव अप्रोच। लिखिए, फॉर द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिफंडेड, for the amount of grant refunded, the value of grant appearing in balance sheet shall be debited. Any shortfall will debit PL account. Example 9, apply additive approach in example 8। वही एग्जाम्पल में एडिटिव अप्रोच लगा देते हैं। एसेट कितने की थी? 10 लाख रुपए, लाइफ उसकी 10 साल और ग्रांट कितना मिला था? 8 लाख रुपए। तो जब ये बताइए जिस दिन हमें ग्रांट मिला था उस दिन की बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये बना रहे हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। जिस दिन मेरे पास ग्रांट आया था उस दिन ग्रांट कितने का दिख रहा था? 8 लाख, और मेरे पास एसेट कितने की दिख रही थी? 10 लाख। बताइए ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? ठीक है,
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? एसएलएम। तो 10 साल अगर एसेट की लाइफ है तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख। अगर एसएलएम डेप्रिसिएशन होता है तो ग्रांट की अमोर्टाइजेशन भी हर साल की बराबर होती है। अगर 8 लाख रुपए का ग्रांट मिला है तो इसकी एनुअल अमोर्टाइजेशन कितनी होगी? 80,000। 10 सालों में ये 8 लाख भी तो अमोर्टाइज करेगा, बराबर बराबर अमोर्टाइज करेगा, तो 80,000। यानी हर साल का डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख और ग्रांट की अमोर्टाइजेशन हर साल की कितनी होगी? 80,000। यानी कि 2 साल बाद मेरी एसेट दिखाई दे रही होगी 8 लाख रुपया और मेरा ग्रांट कितना दिखाई दे रहा होगा? 1,60,000 कम कर दीजिए, 6,40,000। ग्रांट दिखेगा 640 का, एसेट दिख रहा होगा 8 लाख रुपए का। ठीक है, तो हम पहले वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल बाद जिस दिन गवर्नमेंट हमसे ग्रांट मांग रही है उस दिन मेरी पोजीशन क्या है? ठीक है, तो हम अब दूसरा बना रहे हैं, बैलेंस शीट बिफोर ग्रांट रिफंड। हम लोग बेसिकली अभी आज की क्लास में कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अपना ग्रांट की अकाउंटिंग को ठीक समझ रहे हैं। बैलेंस शीट जो ग्रांट के रिफंड के पहले हमारी पोजीशन होगी वो क्या होगी? हमारे पास एसेट होगा 8 लाख रुपए का। कैसे? 10 लाख में से पहले साल का 1 लाख का डेप्रिसिएशन, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन घटा होगा, ये हुआ होगा। ठीक है, और इधर मेरे पास ग्रांट कितना होगा? 8 लाख में से पहले साल 80,000 घटा होगा और दूसरे साल फिर 80,000 घट गया होगा, तो ये बचा होगा 6,40,000। अब गवर्नमेंट कह रही है लाओ जी ग्रांट वापस लाओ जी, तो अब आप क्या करोगे? गवर्नमेंट ने ग्रांट कितना वापस मांग लिया हमसे? 8 लाख रुपया। मेरे पास तो ग्रांट बचा ही कितना है? 640। तो 640 का ये ग्रांट हम डेबिट कर देंगे, बचे 1,60,000 से क्या करेंगे? पीएल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने यहां 6 लाख रुपए का ग्रांट वापस मांगा होता तब क्या करते? तो बस यही 6 लाख रुपए का ग्रांट डेबिट हो जाता। ठीक है, एंट्री करिए अब इसकी। हम करेंगे ग्रांट डेबिट 640। दूसरा बोलो, पीएल डेबिट 160 टू ग्रांट रिफंडेबल 8 लाख रुपया। और एक एंट्री तो चलेगी जो परमानेंट एंट्री है, कौन सी? हाँ, ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक, पैसा वापस करने की। 2 ग्रांट और बचे इसके बाद, कौन कौन से? ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट। इनकी अकाउंटिंग भी बड़ी आसान थी। जब पैसा आया था तो आपने क्या किया था? कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया था। तो अब बताओ जरा, ग्रांट वापस मांग रही है गवर्नमेंट, क्या करें? कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो ये 2 ग्रांट की अकाउंटिंग बड़ी सिंपल सी है। कैपिटल रिजर्व वहां क्रेडिट हुआ था, यहां कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, तो बस जल्दी से खत्म हो गया ये तो। चौथा, ग्रांट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ग्रांट अगर आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला हुआ है, हम पहले ग्रांट वापस करेंगे तो एंट्री करेंगे ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल। तो हमें जहां तक उम्मीद है आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का जो ग्रांट आना और इसका जाना, ये सबसे पसंद आया होगा, इसकी अकाउंटिंग ठीक लगी होगी। फिर उसके बाद 5वां, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट। अब हम दोबारा तो मेहनत करेंगे नहीं, आपको यही फिर से लिखना है, इसी को उठा के यहां पे फिर से लिख दो। ग्रांट रिफंडेबल डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू ग्रांट रिफंडेबल। चलिए अब कुछ बातें सुनिए ध्यान से। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि आपको जब ग्रांट मिला था फिक्स्ड एसेट के लिए तो आपने एडिटिव अप्रोच लगाया था। ध्यान दीजिएगा, आपको जब ग्रांट मिला था तो आपने कौन सा अप्रोच लगाया था? एडिटिव अप्रोच। अब ग्रांट रिफंडेबल हो गया है,
तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट और रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कंप्यूट कीजिए। कर लोगे आप? रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कंप्यूट कीजिए और रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कंप्यूट कीजिए। कर लोगे आप? आप कहोगे रिवीजन बुक वैल्यू ऑफ एसेट में होगा ही नहीं और डेप्रिसिएशन में भी कोई रिवीजन नहीं होगा। एडिटिव अप्रोच में जब ग्रांट मिला था तो क्या आपने बुक वैल्यू ऑफ एसेट के साथ कोई छेड़खानी की थी? नहीं। तो जब वापस करोगे तो क्या आपको कुछ करना है एसेट की वैल्यू में चेंज? नहीं करना है। पता है एसेट की वैल्यू में चेंज और डेप्रिसिएशन कब चेंज होता है? जब आपने डिडक्टिव अप्रोच लगाया था और एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछता है। और जब ये क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 नंबर का हमें दिखता है, 4 नंबर 5 नंबर का, और ये पूछ रहा है कि रिवाइज्ड बुक वैल्यू बताइए और उस पे डेप्रिसिएशन कितना होगा ये बताइए, तो एक बार मन घबरा जाता है, क्या इसका आंसर ये लिखेंगे कि कुछ नहीं होगा? ठीक है, वो 4 नंबर में आपके इंटेलिजेंस को चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि आपको ये सब कुछ आता है कि नहीं आता है। तो इसका आंसर प्लेनली यही होगा कि ना तो इसकी बुक वैल्यू रिवाइज होगी और ना ही इस पे डेप्रिसिएशन रिवाइज होगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट रिवाइज तब हो रही है, डेप्रिसिएशन तब रिवाइज हो रहा है जब आपको ग्रांट मिला था और आपने डिडक्टिव अप्रोच लगाया था। तो दिस वाज ऑल एन ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। बैलेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।